नारायणपुर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम गिरधारी था। गिरधारी की एक ही बेटी थी, रीता। आजकल उसकी पत्नी रूपा बहुत बीमार थी। गिरधारी उसके इलाज पर बहुत पैसे खर्च कर चुका था। हे भगवान, क्या करूं? कितने पैसे अपनी पत्नी पर खर्च कर चुका हूं, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और बीमार होती जा रही है। मेरे पति मेरी वजह से कितने परेशान हैं। मुझ पर कितना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मौत दे दे ताकि मेरे पति के पैसे मुझ पर बर्बाद होने से बच जाएं। उस दिन के बाद से रूपा बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि उसने अपने पति की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी और वो इस नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जबकि उनकी बेटी रीता अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, तो हम खुशी से अपना जीवन जिएंगे। हाँ बेटी, तुम ऊपर वाले से दुआ करो कि वो मुझे नई जिंदगी दे दे। रीता अपनी माँ के लिए बहुत दुआएं करती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उस दिन रीता बहुत रोई। पिताजी, अब मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी? कौन मुझे खाना बनाकर देगा? कौन मुझे स्कूल के लिए तैयार करेगा? बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं किसी नौकरानी को घर में ले आऊंगा, वो सारे काम करेगी और तुम्हें भी तैयार कर देगी। रीता को वो नौकरानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने पिता से रोज शिकायत करती। पिताजी, नौकरानी अच्छा खाना खुद खा लेती है, मुझे अच्छा खाना नहीं देती, और वो माँ के बहुत कीमती कपड़े और उनके गहने भी लेकर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? क्या हमारी नौकरानी चोरनी है? पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ वो चुरा कर ले गई है। अब मैं क्या करूं? घर चलाने के लिए एक औरत की जरूरत है, और अगर मैं कोई और नौकरानी लेकर आया और अगर उसने भी यही सब किया, नहीं, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। एक दिन गिरधारी ने अपने एक दोस्त को ये सब बताया तो उसने कहा, अरे तुम दूसरी शादी कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी तो करते हैं। तुम्हारी तो छोटी बेटी भी है, उसे माँ की भी जरूरत है और तुम्हें पत्नी की भी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे शादी करनी होगी। कब तक मैं अपने जीवन को अकेले बिताऊंगा? अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे एक ऐसी औरत की जरूरत है जो हर समय उसके साथ रहे, उसे अच्छा बुरा बताए। गिरधारी ने फिर अपने एक दोस्त की मदद से रेखा से मुलाकात की और फिर रेखा के साथ ही शादी कर ली। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। इतना तो मैं रूपा के साथ भी खुश नहीं था जितना तुम्हारे साथ हूँ। सच में तुमने मेरी जिंदगी का एक नया रंग दिखाया है। रेखा गिरधारी की बात पर मुस्कुरा दी थी। रेखा बहुत चालाक और जादूगरनी थी। भला हो मेरी माँ का, जिसने मुझे ये मंत्र सिखा दिया था, जिसकी वजह से मेरा पति मेरे बस में आ गया है। वही इसे दिखाई देता है जो मैं दिखाती हूँ, वही सुनता है जो मैं सुनाती हूँ। अब तो मैं इस रीता को भी इस घर से निकाल दूंगी। मैं अब इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसी दिन जब रीता स्कूल से घर आई तो सारा घर गंदा पड़ा हुआ था। माँ, ये क्या, आज घर की सफाई नहीं की? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जानती हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और इस हालत में मुझसे आसानी से काम नहीं होता। इसीलिए आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर के काम करोगी। ये क्या कह रही है माँ आप? मैं पढ़ाई कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मेरी माँ का भी ये सपना था कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी। मेरे सामने जुबान चलाती हो? आने दो अपने पिताजी को, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताती हूँ। उसी समय गिरधारी भी घर में आ गया था।
रेखा ने उसी खिड़की से आता हुआ देख लिया था, इसीलिए अब वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें रेखा? क्यों इतनी रो रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी इस बेटी ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसे मैंने कहा कि मुझे पानी लाकर दो, मेरी तबीयत खराब है, मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं है, इसने मुझे पानी देने से मना कर दिया। रीता ये बात सुनकर गुस्से में आ गई। पिताजी, ये झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझसे पानी नहीं मांगा, बल्कि मुझे कहने लगी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं। देखा आपने, ये कितना झूठ बोलती है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं इसे स्कूल छोड़ने का क्यों कहूंगी? रीता, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी। अपनी माँ से बदतमीजी करोगी? अब तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, बल्कि घर के सारे काम करोगी। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी पढ़ाई बंद। पिताजी, ये नाइंसाफी मत करें मुझ पर, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, अगर मैंने इम्तिहान नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। बस जो मैंने कह दिया वही होगा। आज से तुम इस घर के सारे काम करोगी और पढ़ाई का नाम नहीं लोगी, ये तुम्हारी सजा है। रीता ये सुनकर बहुत ज्यादा रोई थी, जबकि रेखा बहुत खुश हो रही थी। आखिर मैंने वो सब कर ही लिया जो मैं चाहती थी। इस लड़की को इसकी औकात में लेकर आ गई हूँ। समय बीतता गया, रीता रोती रहती और रेखा उसको देखकर हंसती रहती। उसने फिर एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गीता रखा। अब तो इनकी अपनी बेटी हो गई है, अब इनका बर्ताव मेरे साथ बदल जाएगा। मगर ये सिर्फ उसका ख्याल था, रेखा का बर्ताव वैसा का वैसा था। माँ, अब तो आप ठीक हो गई हैं, अब मुझे स्कूल जाने की इजाजत है। तुम कितनी अजीब लड़की हो, अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली जाओगी? रीता अपने पिताजी को देखती रह गई कि वो कितना बदल गए थे, मगर वो ये सब बर्दाश्त करने की सिवाय और क्या कर सकती थी। ये सब मेरे इस जादू का करिश्मा है, मेरे मंत्र का, जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। जब तक मेरा जादू इन पर काम करेगा, तब तक वो रीता से इसी तरह नफरत करता रहेगा। जब ये जादू टूट जाएगा, तो तभी वो रीता से दोबारा प्यार करने लगेंगे, मगर मैं इस जादू को कभी टूटने ही नहीं दूंगी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। उसी देश में एक राजा रणजीत सिंह राज किया करता था। उसका एक बेटा था, राजकुमार दिलीप। राजकुमार बहुत खूबसूरत था, बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर भी। वो बहुत गुस्से वाला और जज्बाती नौजवान था। वो डरना तो जानता ही नहीं था। एक दिन वो कहने लगा, पिताजी, मैं जंगल में शिकार खेलने जाता हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। बेटा, आजकल हालात ठीक नहीं, हमारे बहुत सारे दुश्मन जो जगह जगह पर इसी इंतजार में है कि कब उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिले। आपको नुकसान पहुंचाकर वो हमें तकलीफ देना चाहते हैं। पिताजी, मैं एक राजकुमार हूँ, कोई आम लड़का नहीं। मेरी ट्रेनिंग भी खास अंदाज में की गई है। अगर दुश्मन मुझ पर हमला करेंगे तो मुझे अपनी हिफाजत करना भी आता है और अपने दुश्मन की जान लेना भी आता है। आप चिंता मत करें, कुछ बीन नहीं होने वाला। अरे बेटा, वो तो ठीक है, मगर इंसान को अपनी एहतियात भी करनी चाहिए। एक काम करो, तुम अकेले शिकार पर नहीं जाओगे, अपने साथ सिपाहियों को लेकर जाओ। मैं सिपाहियों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। उनके साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कैद में हूँ, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, किसी की गुलामी में रहकर नहीं। राजकुमार चुपके से जंगल की तरफ चल पड़ा था। दूसरी तरफ रीता भी। अरे रीता, सारी लकड़ियां खत्म हो गई है, आग जलाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा करो कि जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। माँ, मुझे बुखार है, इतने दिन से मेरा आराम करने को मन चाह रहा था, मगर मैं आराम नहीं कर पा रही। आज आपसे इसीलिए मैंने कहा कि आप खाना बना दें। बाबू आने वाले होंगे, घर आते ही वो खाना खाते हैं। हाँ तो जब तक लकड़ियां नहीं होगी तो मैं आग कैसे जलाऊंगी? और फिर तुम्हारे पिताजी, वो तुम पर ही गुस्सा करेंगे कि तुम लकड़ियां क्यों नहीं लेकर आई। मैं घर संभालूं, अपनी छोटी बेटी को देखूं, या फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाऊं?
भगवान ने रेखा को खूबसूरती के साथ साथ चालाकी भी दी थी। वो अपनी चालाकी से हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया करती थी। ये औरत बहुत चालाक है, पता नहीं पिताजी को इसकी चालाकियां नजर क्यों नहीं आती। ये मुझे कभी आराम नहीं करने दे सकती, क्या करूं मैं। रीता एक छोटी सी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ी। आज तो मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, बहुत बुखार हो रहा है। मैं कैसे लकड़ियां काटूंगी और कैसे सर पर उठाकर जाऊंगी। जब रीता लकड़ियां काट रही थी तो उसे कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर गई। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। दूसरी तरफ राजकुमार भी जंगल में चलता चला जा रहा था। मैं इस तरफ से निशाना चलाता हूँ। पिछली बार भी यहाँ पर मैंने हिरन देखा था। भगवान करे कि इस बार मुझे यहाँ पर हिरन मिल जाए तो शिकार का मजा ही आ जाए। जब राजकुमार वहाँ पर आया तो उसे हिरन के बजाय एक लड़की नजर आई जो जमीन पर बैठी हुई थी और अपना सर पकड़ा हुआ था। अरे अरे, कौन है आप? क्या हुआ आपके साथ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? रीता ने इस आवाज पर सर उठाकर देखा तो राजकुमार को देखकर हैरान रह गई। ये इतना खूबसूरत आदमी कौन है? आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत आदमी अपने जीवन में नहीं देखा, जिसने इतने कीमती कपड़े भी पहन रखे हैं। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। मेरे महल में कितनी नौकरानियां हैं। आसपास के देशों में कितनी राजकुमारियां और रानियों से मैं मिल चुका हूँ, मगर ऐसी खूबसूरती, ऐसी मासूमियत मैंने किसी और के चेहरे पर नहीं देखी। इस लड़की से तो मेरी नजर नहीं हट रही है। वो दोनों एक दूसरे को गहरी नजर से देख रहे थे। अचानक रीता को फिर से चक्कर आने लगे। क्या हुआ आपको? आप मुझे बताएं, आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर ले चलता हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, भूख लगी है और प्यास भी लग रही है। अगर आपके पास पानी है तो आप मुझे पानी दे दें। मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं खुद ही अपने घर चली जाऊंगी, आप चिंता मत करें। मेरे पास पानी भी है और खाने के लिए खाना भी है। आप पहले खाना खा लें, अगर पानी पिएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। राजकुमार ने उसे खाना निकाल कर दिया और फिर पानी भी पिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुश्किल समय में मेरी मदद की। अगर आप मेरी मदद न करते तो पता नहीं कितनी देर तक मैं इसी तरह यहाँ पर पड़ी रहती और किसी को मुझे देखने का ख्याल भी ना आता। ये बात कहते कहते रीता उदास हो गई और राजकुमार भी उसकी वजह से उदास हो गया। क्या आप मुझे अपने बारे में बताना पसंद करेंगी? आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? कभी मैंने आपको देखा नहीं। रीता ने उसे अपने बारे में बताया, मगर राजकुमार ने उससे अपना सच छिपा लिया। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं राजकुमार हूँ तो मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि ये मुझसे प्यार करने लगी है या नहीं। जैसे मैं पहली नजर में इसके प्यार में पागल हो चुका हूँ। ये बात मैं जानने के बाद इसे बताऊंगा, वरना अगर इसे पता चल गया कि मैं राजकुमार हूँ तो ये मुझसे ये बात जानकर ही प्यार करने लगेगी, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं, ताकि मुझसे शादी करके वो रानी बन सके। वो दोनों बातें कर रहे थे जब रीता को याद आया। अरे इतनी देर हो गई है, सौतेली माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो गुस्सा करेंगी। रीता ने कुल्हाड़ी उठाई और जल्दी से लकड़ियां काटने लगी। ला, ये कुल्हाड़ी मुझे दो, मैं लकड़ियां काट देता हूँ। वैसे आपकी सौतेली माँ बहुत जालिम है, जो इतनी नाजुक लड़की को इतना काम कराती हैं। क्या करूं, मजबूरी है, वरना वो पिताजी से मेरी शिकायत कर देंगी और वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। मैं पिताजी की आंखों में अपने लिए गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मैं अपने पिताजी से बात करके जल्दी ही इसे अपने साथ महल में ले जाऊंगा। इसे रानी बनाकर रखूंगा। ये तो रानी बनने के काबिल है, मगर सौतेली माँ ने इसे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। राजकुमार लकड़ियां काटकर उसके घर के पास आकर रख गया। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अच्छी लड़की, मुझे बताओ कैसे मिल सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे घर आऊँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम मेरे घर आ गए तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही हूँ, और तुम नहीं जानती कि मेरे लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। मैं कल तुमसे सुबह इसी जगह पर आकर मिलूंगी। ठीक है रीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। राजकुमार अपने महल में
और रीता अपने छोटे से घर में। कितना खूबसूरत था वो, कितना अच्छा था, कितने प्यार से देख रहा था और बातें कितनी प्यारी करता था। कितनी मासूम लड़की थी वो, कितना उस पर जुल्म हो रहा है, मगर इस बेचारी को बोलना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, जब मैं इसे रानी बनाकर यहाँ लाऊंगा तो मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। अगले दिन वो दोनों फिर से मिले थे। राजकुमार ने उसे अपने बारे में सच बता दिया। क्या सच में आप राजकुमार हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों, इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? मैंने सुना था कि राजकुमार बहुत घमंडी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, मगर आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। आप तो बहुत प्यार करने वाले हैं। रीता ने ये बात शर्माते हुए कही थी। राजकुमार हंस पड़ा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी सबसे तो मैं इसी गुस्से में बात करता हूँ। वो दोनों बहुत देर तक वहाँ बातें करते रहे और फिर अक्सर वो वहाँ पर आते रहते थे। एक दिन इस जंगल में एक साधु आया। ये जगह तपस्या के लिए बिल्कुल ठीक है। मुझे यकीन है कि इस जगह पर आकर कोई मुझे तंग नहीं करेगा। यहाँ आसपास ज्यादा घर भी नहीं है जो लोग बार बार जंगल में आते हो। तपस्या करने के लिए यह जगह ठीक है। वो एक जगह पर बैठकर अपनी पूजा में व्यस्त हो गया था। अगर मैं इस प्रक्रिया में सफल हो गया तो मैं बहुत ताकतवर बुद्धिमान बन जाऊंगा। मेरे पास इतनी ताकतें आ जाएंगी कि मैं किसी इंसान को क्या किसी भूत को, किसी भी जानवर को अपने बस में कर सकूंगा। उससे जो करवाना चाहता हूं करवा दूंगा। बस ये आज पूरा दिन, आज पूरी रात मुझे इस जगह छिपकर बैठना है ताकि कोई इंसान मुझे तंग ना करे, वरना मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। सालों की तपस्या खत्म हो जाएगी और फिर मुझे सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। आज राजकुमार का जन्मदिन था। राजकुमार का जन्मदिन है, उसे मैं क्या तोहफा दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई कीमती चीज जो मैं उसे दे सकूं? रीता बहुत ज्यादा उदास थी। तब उसे एक ख्याल आया। अरे, मेरी माँ के पास मेरी सोने की चेन पड़ी है जिस पर माँ ने मेरा नाम लिखवाया था। मैं वो चेन राजकुमार को दे देती हूँ। वो उसके पास हो या मेरे पास, एक ही बात है। ये सोचते हुए ही रीता बहुत खुश हो जाती है। उसने चेन अपने कपड़ों में छिपा ली। माँ, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही हूँ। ये आजकल जंगल में कुछ ज्यादा ही जा रही है। पहले तो इसे लकड़ियाँ लाते हुए मौत पड़ती थी, जाने का नाम नहीं लेती थी। अब तो ये रोज ही जाने लगी है। आखिर चक्कर क्या है? रीता जंगल में उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर राजकुमार उससे मिलने के लिए आता था। आज राजकुमार थोड़ी देर से आया था। माफ करना रीता, आज मुझे आने में देर हो गई। असल में आज मेरा जन्मदिन है तो महल में पिताजी ने मुझे रोक लिया था। एक खास पूजा थी जो उन्होंने करवाई, इसलिए मैं यहाँ देर से पहुँचा हूँ। मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। मुझे यकीन है कि आप इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। अरे, ये तो सोने की चेन है, इतनी कीमती। इस पर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। ये तो बहुत कीमती तोहफा है। ये तुम कहाँ से लाई? तुमने मेरे लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप चिंता मत करें, मैंने खुद को किसी मुश्किल में नहीं डाला। ये चेन मेरी माँ ने बनवाई थी मेरे लिए। मैंने आपको दी है। ये मेरे पास हो या आपके पास, एक ही बात है। मुझे यकीन है कि आप इसे संभाल कर रखेंगे। वो दोनों